हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था ताओशी एंशिएंट गॉड जैसे ही श्रेयन को देखते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर से कुछ तो फैमिलियर सा सेंस कर पा रहा हूँ। उसके बाद उनके एक ही इशारे में श्रेयन की बॉडी से एक फ्लेम क्लस्टर बाहर आता है जो होता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। और अब जब लिटरली ताओशी एंशिएंट गॉड की आंखों को देखता है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और उन्हें हेट फील करता है। लेकिन इस चीज को इग्नोर करते हुए ताओशी एंशिएंट गॉड श्रेयन को कहते हैं तुम शायद वो ची मेथड को इस्तेमाल कर रहे होंगे जो कि फिल्म्स को डिवाउर करता है। ये सुनकर श्रेयन भी अपने सर को हाँ में हिलाता है क्योंकि उसको पता है कि ताओशी एंशिएंट गॉड के सामने उसका कोई भी राज नहीं रहने वाला। और श्रेयन को लगता है शायद ये ची मेथड को ताओशी एंशिएंट गॉड ने ही क्रिएट किया है। लेकिन ताओशी एंशिएंट गॉड कहते हैं नहीं, मैंने ये ची मेथड को क्रिएट नहीं किया था, ये बस मेरे किस्मत के भरोसे मुझे मिल गया था। और देखा जाए तो हम दोनों ही सेम सेट से बिलोंग करते हैं। अब आगे श्रेयन ताओशी एंशिएंट गॉड को बताता है कि किस तरीके से आंटी आंडी उनकी एम्ब्रियोनिक पिल का इस्तेमाल करते हुए उससे प्रॉपर डिटायर की मेडिसिनल पिल में बदल के ताओदी क्लास में एडवांस करना चाहता है। और वो ऐसा करने के लिए सेंट्रल प्लेस में उत्पात मचा रहा है। ये सुनकर ताओशी एंशिएंट गॉड कहते हैं मुझे इससे कुछ खास मतलब नहीं है, मुझे बस तुमसे फर्क पड़ता है क्योंकि तुम मेरे इनहेरिटर हो। फिर ताओशी एंशिएंट गॉड श्रेयन के ऊपर एक फायर लोटस को क्रिएट कर लेते हैं और यही होती है ताओशी एंशिएंट गॉड इनहेरिटेंस। और श्रेयन को सही से पता था कि ये इनहेरिटेंस को वो इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जिसके वजह से अब वो फाइनली जैसे ही उस इनहेरिटेंस को स्वीकार करता है उसे पता चलता है नर्क का दर्द क्या होता है, जिसकी वजह से हर बार उसका फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो रहा था। लेकिन एक मिस्टीरियस पावर हमेशा उसकी बॉडी को रिफॉर्म करता रहता है और हर बार ही उसका नया शरीर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था। और ये साइकिल 1 साल तक चलता रहता है। फिर सीन चेंज होकर आता है सेंट्रल प्लेस के अंदर और अभी के लिए वो ब्लडी हो रहा जो उस आंटी आंटी के फॉर्मेशन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था वो हद से ज्यादा पावरफुल हो चुका था, जिसके चलते लोग सेंस करते हैं कि वो क्लाइमेटी उनके पास आ चुका है। तो गाइस यहीं से ही स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। और गाइस हम काफी जल्दी बीटीटीएच नोवेल को खत्म करने वाले हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्लेम एम्परर, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो में, क्योंकि आप सबको तो पता ही है मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो चुकी हूँ और इतने दिनों का छुट्टी मैंने सिर्फ इसीलिए लिया था क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। और जब एग्जाम्स खत्म हुए और दशहरा की छुट्टी मिली तब मेरी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। तो ठीक है, देखते हैं मैं कब तक ऐसे वीडियोस डाल सकती हूँ और एग्जाम नहीं आते, क्योंकि एग्जाम आते हैं तो मैं वीडियोस नहीं डाल पाती। तो चलो फटाक से आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अब सीन दिखाया जाता है सेंट्रल प्लेस के आसमान का और देखते ही देखते सेंट्रल प्लेस में 3 महीना बीत जाता है। लेकिन सेंट्रल प्लेस का वो बड़े बड़े क्लाउड बिल्कुल भी कमजोर नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे इस क्लाइमेट के सामने कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। और इन 3 महीनों में वो खिलखिलाता हुआ सेंट्रल प्लेस एकदम से डेडली हो चुका था और लोग पैनिक होके चारों तरफ भाग रहे होते हैं। दरअसल ये लोग छिपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं और कई लोग तो इस उम्मीद में अंडरग्राउंड चले जाते हैं कि शायद वो इस क्लाइमेटी से खुद को छुपा पाएंगे। और सेंट्रल प्लेस के आसमान की वो बड़े क्लाउड में से एक ऐसी स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर आ रहा होता है जिसकी वजह से लोगों का हालत खराब होता जा रहा था और नीचे की जमीन भी लाल हो चुका था। और उस मोटे से खून की परत ने जमीन को इस तरीके से रंग के रखा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था यहाँ पर इंसान रह रहे होंगे। अब सीन चेंज होकर आता है खून के समंदर के ऊपर और उस जगह से हमें कई सारे लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई देती है। और जो एक्सपर्ट्स इसे सेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। अभी के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि अभी के ताओ के कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में ऐसा सिचुएशन कभी भी नहीं हुआ था। आफ्टर ऑल रिगार्डलेस चाहे कितनी भी बड़ी बैटल क्यों ना इरप्ट हुई हो, लेकिन नॉर्मल इंसानों के ऊपर बात बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन इस बारी आंटी आंटी को बिल्कुल भी दया नहीं आया किसी के ऊपर भी, जिसके चलते चाहे बूढ़े हो या बच्चे वो किसी को भी नहीं बख्शा था। और अभी के लिए आसमानों में छाए हुए उन बादलों को देखकर और भी ज्यादा लोगों के दिल में डर भर जाता है। और जैसे जैसे टाइम पास होता है उस फॉर्मेशन के
एनर्जी और भी ज्यादा टेरिफाइंग होती जाती है। और सभी जानते थे कि जैसे ही हांटी आंडी अपने रिट्रीट से बाहर आता है, इस दुनिया में कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। और अभी के लिए सेंट्रल प्लेस की बहुत सारी शहरों में डेथ और डार्कनेस फैल गया होता है, तो इसी हताशा की वजह से लोग कांप रहे होते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है स्काई मिशन अलायंस के हेडक्वार्टर के ऊपर, और वहाँ पर एक ऊंचे से स्टेज के ऊपर कई सारे फिगर खड़े हुए होते हैं, और उन सब की वो ग्लूमी आंखें बादलों को चीरते हुए आसमान के उस फॉर्मेशन को घूर रहा होता है। अब इसी शांति से भरा हुआ वातावरण को तोड़ते हुए फाइनली ज़ुकुन बोलते हैं, अब ये इंसेंटिंग हो रहा और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, और मैं सेंस कर पा रहा हूँ वो सक्सेड होने वाला है। अब ये चीज को सुनकर आसपास प्रेजेंट हुए हर एक इंसान डर जाता है। इसी टाइम पर लिंक अपने दांतों को मिसते हुए बोलते हैं, अब कोई मुझे ये मत कहना, हम सिंपली बस उसे इस फाइनल स्टेप को कंप्लीट करते हुए देखने वाले हैं। ये सुनकर गुयुआन अपने बाहों को सिकोड़ते हुए कहते हैं, अब वो फॉर्मेशन फॉर्म हो चुकी है, सिर्फ उस ब्लड क्लाउड के अंदर की एनर्जी हमें सर दर्द देने के लिए काफी है। तो अगर हम फॉर्मेशन के अंदर जाके हांटी आंडी के साथ लाइफ और डेथ बैटल की शुरुआत करेंगे तो फिर हमारा मौत पक्का है। और अभी के लिए हांटी आंडी की स्ट्रेंथ वहाँ पर पहुँच चुकी है कि जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और हो सकता है कि मैं हांटी आंडी को कुछ सेकंड के लिए रोक के रख सकता हूँ, लेकिन उसे घायल करना ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। अब गुयुआन की ऐसी होपलेस बातों को सुनकर सब बहुत ही ज्यादा होपलेस फील करते हैं। इसी टाइम पर यानचिंग साय करते हुए कहते हैं, अलायंस के कई सारे आसपास के एरिया एक दूसरे के साथ लड़ने लगे हैं, क्योंकि वो जो फ्रैक्शंस हमारे प्रोटेक्शन के अंदर हैं, उनके ऊपर बाहर के फ्रैक्शंस उस जगह पर रहने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये सुनकर लिंग काफी खुद से भरी आवाज में कहते हैं, ये सब लोग नालायक लोग हैं। हम जब हान क्लान के साथ लड़ रहे थे तब ये लोग मस्त बाहर बैठकर दूर से ही इसका मजे ले रहे थे, और जब इन लोगों को कड़वी दवा मिल रहा है, इन लोगों की हिम्मत तो देखो, हमसे प्रोटेक्शन मांगने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर गुयुआन सबको मोटिवेट करते हुए कहते हैं, आप सबको हताश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास अब भी एक उम्मीद बचा हुआ है। ये सुनने के बाद आसपास प्रेजेंट हुए हर एक बंदे की आंखों में सच में थोड़ा सा उम्मीद आ जाता है। इसी टाइम पर गुयुआन दोबारा से कहते हैं, अभी के लिए हम सिर्फ श्रेयान के लिए प्रे ही कर सकते हैं, वो जल्दी से एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस को सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ऐसा होने पर ही चीजों को बदला जा सकता है, वरना इस बार ये सेंट्रल प्लेस फिनिश हो जाएगा। और मैं बिलीव करता हूँ कि वो हमें जरूर कुछ मिरेकल दिखाएगा। ये सुनकर यानचिंग कहते हैं, ऐसा होना हम सबके लिए अच्छा है। अब देखते ही देखते इसी डर के माहौल के बीच में 6 महीने बीत जाते हैं, और इस टाइम के दौरान आसमान में प्रेजेंट हुए वो ब्लडी क्लाउड के प्रेशर इस तरीके से बढ़ता जा रहा था कि लोगों को ऐसा लगता है जैसे वो मरने वाले हैं। और 6 महीने के बाद तो आसमान के वो ब्लड क्लाउड बहुत ही ज्यादा सोलम हो चुके थे और काफी ज्यादा मोटे भी हो चुके थे, जिसके वजह से सनशाइन भी नीचे नहीं आ पाता। और अभी के लिए चारों तरफ फैला हुआ ब्लड लाइट और भी ज्यादा गहरी हो चुका था, और जब भी कोई ब्लड लाइट फ्लैश होता था पीछे बस खून का सेंट रह जाता था। लेकिन जो बंदे इस डायमेंशन के द्वारा बनाया हुआ स्पेशल बैरियर के अंदर थे उनको कुछ भी नहीं होता था, और इस स्पेशल बैरियर के अंदर की लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने भी लगता है। लेकिन ये सिनारियो को देखकर वो टेरिफाइंग ब्लडी लाइट अपने टारगेट को स्काई अलायंस के फॉर्मेशन के ऊपर टान देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अलायंस के अंदर पावरफुल इंडिविजुअल्स की कमी नहीं है, जिसकी वजह से इस बैरियर को स्टेबलाइज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होता, और इस आधा साल के दौरान कोई भी बैटल नहीं छोड़ा होता। लेकिन बात बस ऐसी थी कि ये ब्लडी प्रेशर की वजह से लोग बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ और आधे महीने के दौरान ये हान क्लान के कोई भी मेंबर बाहर अपीयर नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़
बढ़ता रहता है वो सी ऑफ ब्लड का मॉन्स्टरियस ऑरा और भी ज्यादा टेरिफाइंग होता जाता है। अब इस फॉर्मेशन को सेंट्रल फेस को ढके हुए पूरे के पूरे 7 महीने बीत जाते हैं और फाइनली यही वो टाइम होता है जब आसमान के उस सी ऑफ ब्लड में से कुछ रिपल्स बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उस खून के समंदर में बड़ी बड़ी लहरें बनती है और फाइनली अब वो शेप ले लेते हैं एक बड़े से फूल का। और ऐसे होने के बाद उस सी ऑफ ब्लड के बीच में से एक ह्यूज ब्लड कलर्ड लोटस सभी को ऊपर उठते हुए दिखाई देता है और उस ब्लड लोटस के ऊपर हम एक फिगर को बैठे हुए देख पाते हैं और उसके वो खून से भरे हुए बाल झरने की तरह नीचे गिर रहे होते हैं और उस लोटस के ऊपर बिठा हुआ फिगर कोई एक डेमन की तरह दिख रहा होता है। अब धीरे धीरे करके वो फिगर अपनी आंखों को खोलता है और वो होता है आंटी आंडी और उसने जिस पल अपनी आंखें खोली थी उसी पल ही उसके पीछे का स्पेस डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पर एक इंसानी फिगर जिसको ब्लैक फ्लेम ने कवर करके रखा था वो धीरे से अपीयर होता है और वो होता है नायर्टे डिवाउरिंग फ्लेम। और अब वो कहता है लिंगशी और याओ क्लान के उन डिसेंडेंट को उस ब्लड पूल में फेंक दिया गया है और हमारे हान क्लान के भी 60 to 70% के लोग उस ब्लड पूल के बलिदान बन चुके हैं। लेकिन इसी चीज की वजह से हमारे क्लान के एल्डर्स बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाई हैं। अब आंटी आंडी ये सुनकर वो डेमनिक लोटस से खड़ा होकर नायर्टे डिवाउरिंग फ्लेम को घूरने लगता है। ये देखकर नायर्टे डिवाउरिंग फ्लेम बोलता है क्या हुआ। इसी टाइम पर आंटी आंडी हंसते हुए कहता है कुछ नहीं, मुझे लगता है ये सी ऑफ ब्लड एनर्जी में कुछ एक्स्ट्रा मिला हुआ है। ये बोलते ही आंटी आंडी अपने हाथ को अचानक से उस खून के समंदर के अंदर डाल देता है और नीचे की कुछ चीज को वो ग्रैब कर देता है। अब देखते ही देखते अचानक से वो खून का समंदर ट्रैम्बल होने लगता है। फिर आंटी आंडी के हथेली के ऊपर एक ब्लैक कलर की लाइट इकट्ठा होने लगता है। फाइनली ये ब्लैक कलर के क्लस्टर में ट्रांसफर हो जाता है। अब इस चीज को सुनकर नायर्टे डिवाउरिंग फ्लेम की वो ब्लैक फ्लेम एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहता है ओहो ऐसा क्या। अब इस ब्लैक कलर के क्लस्टर को देखकर आंटी आंडी हंसते हुए कहता है अगर मैं इस एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लेता तो फिर मेरे अंदर एक डिवाउरिंग सीड प्लांट हो जाता। ये सुनकर नायर्टे डिवाउरिंग फ्लेम अपने दोनों हाथों को नीचे के सी ऑफ ब्लड पे प्रेस करके बोलता है तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उसके बाद उसके हाथों में से एक रिपल ओमिट होते हुए वो पूरे सी ऑफ ब्लड को फ्लक्चुएट करने लगता है। फिर वो एंडलेस ब्लैक फ्लेम जो स्पीडली फैल रहा होता है वो आंटी आंडी की तरफ एक्सप्लोड हो जाता है और जब नायर्टे डिवाउरिंग फ्लेम आंटी आंडी के ऊपर हमला करता है वह टक चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं भूलता। अब इंस्टेंट ही हमें आसपास के स्पेस में कई सारे फ्लक्चुएशन दिखाई देते हैं। अब वो फ्लक्चुएशन में से 10-12 फिगर बाहर आते हैं और वो 10-12 फिगर थोड़े सेकंड के लिए हेजिटेट करने के बाद अपने मुंह को खोलते हुए ब्लैक कलर के फ्लेम क्लस्टर को रिलीज करने लगते हैं और वो ब्लैक फ्लेम तेजी से इकट्ठा होकर फाइनली वो सी ऑफ ब्लड के ऊपर प्रेजेंट होके एक अजीब सी ऑरे में बदल जाता है और उस ऑरे के नीचे होता है आंटी आंडी। अब अचानक से यहाँ पर प्रेजेंट हुए ये फैमिलियर फिगर्स को देखकर आंटी आंडी सरप्राइज होते हुए हंस के कहता है लगता है तुमने पिछले कुछ सालों में मेरे खिलाफ कुछ तो स्कीम किया है और अनएक्सपेक्टेडली ये सारे एल्डर्स सीक्रेटली तुम्हारे द्वारा कंट्रोल करे जा रहे हैं। ये सुनकर नायर्टे डिवाउरिंग फ्लेम कोल्ड तरीके से हंसते हुए कहता है ये सारे एल्डर्स के बारे में सोचना छोड़ो। वैसे भी ज्यादातर हान क्लान के मेंबर के बॉडी में मेरी ब्लड लाइन का सेल मौजूद है तो मेरी बस एक ही थॉट पे ये हान क्लान को बहुत ही गहरी चोट पहुंच सकती है। तो आंटी आंटी क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं अनप्रिपेयर्ड हूँ? और वैसे भी ओरिजिनली मैंने ऐसा कुछ करने का सोचा भी नहीं था, लेकिन तुम एक्चुअली मुझे मारने का प्लान बना रहे हो जिसकी वजह से अब मुझे तुम्हारे ऊपर पहले एक्शन लेने के लिए तुम बाद में मेरे ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। अब नायर्टे डिवाउरिंग फ्लेम की ऐसी बातों को सुनकर आंटी आंटी कहता है सीरियस लॉस? वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूँ हान क्लान को कभी भी सीरियस लॉस होने नहीं दूंगा। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी मुझसे फाइट करने की, ये तो तुम भूल ही जाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक हान क्लान को कोई भी सीरियस लॉसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी मुझसे फाइट करने की, ये तो तुम भूल ही जाओ।
क्योंकि ये बस तुम्हारे लिए एक सुइसाइड मूव होने वाला है। अब ये कहते ही आंटी आंडी वो फायर लोटस के ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर वो अपने चेहरे को आसमान की तरफ करके तेज तेज आवाज में हंसने लगता है और थोड़े सेकंड के बाद वो जैसे ही अपने मुंह को खोलता है उसके मुंह से एक बहुत ही ज्यादा सक्शन फोर्स रिलीज होने लगता है और उसके ऊपर जो फ्लेम से बनी औरा थी वो बड़े बड़े लाइंस में बदल के आंटी आंडी के मुंह में जाने लगते हैं। और जब आंटी आंडी ने एक्शन लिया था, एक ऐसा औरा जो कि इस दुनिया को सरपास कर चुका है उसके बॉडी में से एक्सप्लोड होता है, जिसके वजह से उसके पीछे का सी ऑफ ब्लड में एक बहुत बड़ी लहर बनती है। अब सीन शिफ्ट होता है हान क्लान के एल्डर्स के तरफ और उनके पैरों के नीचे जो खून का समंदर होता है उसमें भी कई सारे रिपल्स बनने लगते हैं और ये सारी एल्डर्स के बॉडी बहुत सारे बुलबुलों के अंदर कैद हो जाते हैं। अब देखते ही देखते ये ब्लडी बबल्स श्रिंक होने लगते हैं। फिर बैंग बैंग की मफल्ड आवाज के साथ इन सब की बॉडी एक्सप्लोड हो जाता है और खून में बदल जाता है और वो सीधे के सीधे जाके मिल जाते हैं नीचे के सी ऑफ ब्लड में। और आंटी आंटी ने जिस तरीके से ये सारे हान क्लान की एक्सपर्ट्स की जान लिया था कि उन सबको थोड़ा सा रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। अब नाइट डिवॉरिंग फ्लेम जैसे आंटी आंटी की ऐसे मूव को देखता है वो कहता है तो तुम एक्चुअल में सक्सेड हो चुके हो। ये सुनकर आंटी आंटी अपने लाल होठों को लिक करते हुए कहता है मैं तो आधे महीने पहले से ही सक्सेड हो गया था, लेकिन अब तक तो मैं सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फिर आंटी आंटी के हाथ नाइट डिवॉरिंग फ्लेम के तरफ आगे बढ़ता है। उसके बाद वो उसको जेंटली ग्रैब कर देता है और आंटी आंटी कहता है पिछले 10,000 सालों में मुझे पहली इलाइट ताऊदी बनने की खुशी में तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो और इसके तौर पे तुम्हें अपने एसेंस फ्लेम को मेरे हवाले कर देनी चाहिए। ये सुनकर नाइट डिवॉरिंग फ्लेम गुस्से में पागल होते हुए दहाड़ते हुए कहता है आंटी आंटी मेरे बस एक ही इशारे पे तेरे हान क्लान के वो सारी मेंबर्स की जान जा सकती है, तो अगर उसके बावजूद भी तुम्हारी हमला करने की हिम्मत हुई तो फिर तुम मुझे रूथलेस होने पर ब्लेम नहीं कर सकते। अब ये सुनकर आंटी आंटी अपने सर को नाइट डिवॉरिंग फ्लेम के तरफ मुंह मोड़ते हुए उसे कहता है तुम्हें मेरे साथ काम करे हुए बहुत लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन क्या तुम अभी भी मेरे कैरेक्टर को समझ नहीं पाए। ये सुनकर नाइट डिवॉरिंग फ्लेम का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है ये इंसान अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और भले ही चाहे इसको उसके लिए अपने हैंड क्लान को सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। और इस बात को समझने के बाद नाइट डिवॉरिंग फ्लेम वहाँ से बस भागने के लिए तैयार ही हो रहा होता है। वो पाता है कि उसका शरीर हिल नहीं पा रहा है और उधर आंटी आंटी स्माइल करते हुए अपने हाथ को नाइट डिवॉरिंग फ्लेम की तरफ एम करते हुए उसे हल्के से क्लैंच कर देता है और फिर आंटी आंटी कहता है एक्सप्लोड। फिर हमें इंस्टेंट ही चारों तरफ रिपल फैलते हुए दिखाई देता है और ये सिनारियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये आसमान को कोई पेनिट्रेट कर रहा हो और चारों तरफ भाग रहे ये ब्लैक फ्लेम को देख के इधर आंटी आंटी अपने मुंह को खोल देता है। फिर एक सक्शन फोर्स एरप्ट होकर दूर जा रहे वो ब्लैक फ्लेम फोर्सफुल्ली आंटी आंटी के मुंह में घुसने लगते हैं। अब ये पूरी नाइट डिवॉरिंग फ्लेम को स्पैलो कर देने के बाद आंटी आंटी अपने मुंह को साफ करता है और अभी के लिए उसका वो लाल होठ बहुत ही ज्यादा इविल दिखाई देता है और आंटी आंटी कहता है हाँ तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ मेरे सामने एक चींटी के बराबर है। फिर आंटी आंटी नीचे की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहता है अब टाइम आ चुका है, तुम सबको खत्म कर दिया जाए। और ये आवाज पूरे सेंट्रल प्लेस में गूंजने लगता है और आगे आंटी आंटी कहता है याद रखना आज के दिन में मैं आंटी आंटी गॉड के टाइटल को हासिल कर चुका हूँ। अब सीन चेंज होकर आता है जुकुन और गुयुवान के ऊपर जो कि अलायंस के हेडक्वार्टर पर खड़े हुए होते हैं और ये सुनकर उन दोनों के हाव भाव बदल जाते हैं और उन दोनों की सरप्राइज से भरी हुई आंखें आसमान की तरफ उठता है और वो पाते हैं कि डिफेंसिव बैरियर के उस तरफ कुछ रेड क्लाउड मौजूद हैं और ये दोनों पहली बार एक ऐसे ओरा को सेंस करते हैं जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट इनका सोल पूरे तरीके से ट्रैम्बल हो जाता है और ये दोनों समझ जाते हैं कि इस ओरे को बस एक इलाइट दाऊदी ही पोजेस कर सकता है और वो ब्लड क्लाउड के अंदर बस एक ही इंसान के पास
पास ऐसी पावर है जो कि दाऊदी ग्लास में ब्रेक थ्रू कर सकता है, और वो है आंटी अंडी। और अभी जस्ट गुईवान और जूकुन के एक्सप्रेशन चेंज हुए ही थे, तभी वो प्रेशराइजिंग आवाज जो कि अपने साथ एक बड़ी सेंट को ला रही थी, वो आसमान से नीचे आकर सेंट्रल प्लेस के हर एक कोने में फैल जाता है। और वो आवाज कहता है, आज के दिन में मैं आंटी आंडी गॉड बन चुका हूँ। अब जैसे ही लोग आंटी आंडी नाम को सुनते हैं, अलायंस के चारों तरफ के एरिया एकदम पूरे तरीके से क्योर्स में चला जाता है और इस नाम को लोग डेमन मानने लगते हैं। अब सब लोग खड़े होकर आसमान की तरफ घूरने लगते हैं। अब अचानक से अलायंस में सायरन बजता है, जिसकी वजह से अलायंस की आर्मी चारों तरफ फैल जाते हैं। एड में वो सारे बंदे जाकर आसमान में प्रेजेंट हो जाते हैं। अब ऊपर इतने सारे लोगों के ब्लैक शैडो को देखकर नीचे फैल रहे वो क्योर्स थोड़ा सा शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अलायंस की आर्मी का ऐसे एक्शन की वजह से लोग अंदर से थोड़ा सा सुरक्षित फील कर रहे हों, लेकिन फिर भी सबको पता होता है कि ऐसा सेफ्टी बहुत ही कमजोर है और अभी के लिए जूकुन, गुईवान और बाकी के लोग आर्मी के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं और ये सभी ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ इस डिफेंसिव बैरियर के उस साइड लाल बादल को देख रहे होते हैं। और अभी के लिए ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ फैली हुई खून की मेघ और भी ज्यादा टेंस हो रहा है। अब सीन चेंज होकर आता है गुईवान के ऊपर। अब वो एक ठंडी सी सांस को भरते हुए कहते हैं, ये ओरा सच में आंटी आंटी को ही बिलोंग करता है। फिर गुईवान अपने हाथ को वेव करते हुए कहते हैं, आप सब लोग तैयार हो जाओ। अब इधर गुईवान की इसी ऑर्डर को सुनकर अलायंस की आर्मी साथ में रिस्पॉन्ड करके अपने ओरा को फैलाने लगते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है यंचिंग की तरफ। अब वो सोलम आवाज में कहते हैं, अगर हम इस बार इसे रोकते नहीं है तो शायद ये पूरा कॉन्टिनेंट ही आंटी आंटी के द्वारा कंट्रोल करा जाएगा और उस टाइम पर हम सबको मरना होगा। ये सुनकर बाकी के बंदे अपने सर को हाँ में हिलाते हैं। और गाइस, हमें तो पता है इस बार ही आंटी आंटी अपनी दाऊदी पावर को लेके आया है, जिसके चलते वो अकेले ही ये पूरे अलायंस का काम तमाम कर सकता है। तो अगर अलायंस के बंदे केयरलेस रहते हैं तो फिर ये जो बैटल काफी लंबे टाइम से चला आ रहा है, एंड में जाकर ये सब उसे हार जाएंगे। अब लेंग पूछते हैं, क्या शोयान का कुछ खबर आया? ये सुनकर गुईवान अपने सर को ना में हिलाते हुए कहते हैं, ताओशी एंशिएंट गॉड चेड की इनहेरिटेंस कोई मजाक नहीं है। मुझे तो लगता है उसे काफी लंबा टाइम लगने वाला है। ये सुनकर लेंग कड़वाहट भरी आवाज में कहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है। ये सुनकर गुईवान थोड़े टाइम शांत रहने के बाद कहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं उसे इन्फॉर्म नहीं करना चाहता, लेकिन तुम सबको भी पता होना चाहिए शोयान हमारा आखिरी होप है। तो अगर वो दाऊदी क्लास में अपग्रेड हो जाता है तो तभी जाकर वो आंटी आंटी के साथ लड़ सकता है, नहीं तो अगर हम शोयान को उससे पहले समन भी कर लेते हैं तब भी कुछ भी बदलने नहीं वाला और इस तरीके से हमारी आखिरी उम्मीद भी मिट्टी में मिल जाएगी। अब इस बात को सुनकर यानचिंग और बाकी के लोग शाय करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गुईवान का कहा हुआ हर एक वर्ड बिल्कुल ही सही है, जिसके चलते सबके पास एग्री करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब गुईवान आगे कहते हैं, हमने अपनी तीनों क्लान के यंगर जेनरेशन के कुछ मेंबर्स को पहले ही दूर ट्रांसफर कर दिया है, जिसके चलते इससे कम से कम हमारी ब्लड लाइन तो बच पाएंगे ना। और अगर हम आज फेल भी हो जाते हैं तो फिर जब तक शोयान सफल रहता है वो हमारे ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट कर सकता है, और इसी रीजन की वजह से चाहे कुछ भी हो जाए शोयान सक्सेड होने से पहले हम उसे बुला नहीं सकते। ये सुनकर लिंग अपने ताते मिसते हुए ग्रीट करते हुए कहते हैं, क्लान हेड गुईवान, आप बिल्कुल ही सही हो, हम आपकी ही बात को मानेंगे और हमारा लिन क्लान बिल्कुल भी मरने से नहीं डरता। और भले ही वो पास्टर हांटियानी दाऊदी बन चुका है, लेकिन मेरा लिन क्लान तभी भी उसके साथ फाइट करेगा। अब हमें तो नहीं पता ये लिन क्लान, गु क्लान और यान क्लान कब तक आंटी आंटी को रोक सकते हैं और कब तक शोयान अपने कल्टीवेशन से जगेगा, क्योंकि ये सब तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा ना गाइस। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।